डियर साहित्यकार के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत। मरहूम शायर निदा फाजली साहब का एक बहुत मकबूल शेर है, आपने जरूर सुना होगा। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और आज डियर साहित्यकार इस कड़ी में हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उन पर ये शेर पूरी तरह लागू होता है। मैं जब उनके एक रूप को देखता हूं तो मेरा ध्यान उनके दूसरे रूप पर जाता है, दूसरे रूप पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो उनका तीसरा रूप सामने आता है, तीसरे रूप पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो चौथा रूप सामने आता है। और मैं ताज्जुब करता हूं कि इस एक आदमी के भीतर कितने आदमी छिपे हुए हैं। मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको दूं, उससे पहले मैं आपको उनके नाम से परिचित करा दूं। उनका नाम है डॉक्टर रामावतार शर्मा। और मैं मजाक में कह रहा हूं कि वे हमारी तरह के डॉक्टर नहीं हैं, असली डॉक्टर हैं। वे पेशे से एक चिकित्सक हैं, लेकिन इससे बड़ी बात उनके परिचय की शुरुआत में जहां से करना चाहता हूं वो ये कि वो एक विलक्षण पाठक है। अगर मैं थोड़ी मजेदार अभिव्यक्ति का मिलूं तो कहूँ वे एक भयंकर पाठक है। न जाने क्या क्या वे पढ़ लेते हैं, कितना वे पढ़ लेते हैं, और जो वो पढ़ते हैं उसमें कितनी विविधता है, और जो वो पढ़ते हैं उसे किस तरह से वो आत्मसात करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे अपने जीवन में इस तरह के पाठक बहुत कम मिले। न केवल वो पढ़ते हैं, न केवल वो पढ़े पर चर्चा करते हैं, वे कोशिश करते हैं कि पढ़ने वालों की इस बिरादरी में इजाफा हो। वे एक चर्चा समूह चलाते हैं, वे एक लाइब्रेरी चलाते हैं, और केवल पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने से बिल्कुल भिन्न तरह की गतिविधि गार्डनिंग में उनकी रुचि है, गार्डनिंग से बिल्कुल भिन्न तरह की रुचि खेलकूद में उनकी रुचि है, खेलकूद से बिल्कुल भिन्न तरह की रुचि कि वे देश के आर्थिक मामलों का, देश और दुनिया के आर्थिक मामलों का गंभीर विश्लेषण और परीक्षण करते रहते हैं। चिकित्सक मैंने बताया है कि वे हैं ही, और वे कवि भी हैं। सच बात तो ये कि वे अगर कवि यहाँ नहीं होते, कवि नहीं होते तो हमारे इस कार्यक्रम में वे अतिथि भी नहीं होते। वे राम उपनाम से कविताएं लिखते हैं। लेकिन जब मैं उनके कवि रूप की बात कर रहा हूं तो मुझे ये बात भी याद आती है कि कभी किसी ने ये कहा था कि आप 100 पेज पढ़ो तब 1 पेज लिखो। और डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि इस कथन का पूरी तरह निर्वाह करते हैं। वे पढ़ते बहुत हैं, लिखते कम हैं, और जो लिखते हैं उसे छपवाने के मामले में तो और भी ज्यादा कंजूस है। मैं डॉक्टर साहब से बाद में ये पूछना भी चाहूंगा कि अपने लिखे को वो छपाते क्यों नहीं है। पहले तो डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुरू करें, मैं यहीं से शुरू करूं कि इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं? इन दिनों मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, एक तो इटालियन ऑथर हैं उम्बर्टो एको जी। तो उनका एक उपन्यास है फैकल्ट्स पेंडुलम। तो एको एक फिलोसोफर हैं बहुत बड़े जी। और वो कोई विज्ञान की या कोई भी एक समाज की कोई गहन कोई चीज को उठाते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हुए उसको उपन्यास का रूप देते हैं। जी। तो जैसे पेंडुलम हिला तो उन्होंने पेंडुलम के इमेजिनेशन से एक फैकल्ट करके कोई थे, ये अपने फ्रांस के कोई फिजिसिस्ट थे, तो उनके पेंडुलम के ऊपर उन्होंने ये पूरा उपन्यास लिखा है। अभी तो मेरी इसकी शुरुआत है, लेकिन एक तो मैं वो पढ़ रहा हूँ इस समय, और एक है मैं एक दूसरा उपन्यास पढ़ रहा हूँ इस समय, बॉम्बे बालचाओ। ये भी एक इंग्लिश के अंदर है, एक ऑथर हैं जैन करके, उन्होंने लिखा है जो साउथ मुंबई की कैथोलिक क्रिश्चियन, जो गोवा और अपने कोंकणी एरिया से जो क्रिश्चियंस
मुंबई में आए, उनकी लाइफ के ऊपर उन्होंने ये एक उपन्यास लिखा है। ये 2 इस समय मैं पढ़ रहा हूँ एक साथ में। डॉक्टर साहब, आपसे जब भी मेरी चर्चा होती है तो मैं ये देखता हूँ कि आप दुनिया की अलग अलग भाषाओं और दुनिया के अलग अलग देशों के लेखकों का साहित्य पढ़ते हैं। कदा आप हिंदी लेखकों की भी चर्चा करते हैं। तो मैं संक्षेप में हमारे पाठकों के लाभार्थी जानना चाहूंगा कि इन विदेशी लेखकों के लेखन और भारतीय लेखकों के लेखन में आप क्या बड़ा अंतर पाते हैं? जो बड़ा अंतर मेरे को नजर आया वो है कि हमारे यहाँ लेखन में विविधता नहीं है। अच्छा। जैसे एको ने विज्ञान के ऊपर लिखा जी। आप देखें विदेशी लेखों में वो इवन जो थ्रिलर लिखते हैं वो भी लिटरेचर के ऊपर में लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली एक थ्रिलर लिख दिया उपन्यास की तरह से जी। ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कई छोटे मोटे होते थे पहले जो कि साहित्य के क्षेत्र में नहीं माने जाते थे, उनको खाली रेलवे स्टेशन पे पढ़ने के हिसाब से लोग मानते थे। लेकिन आप पश्चिमी उसमें देखोगे तो वो लोग जो है ना एक थ्रिलर को भी बिल्कुल साहित्य का रूप देते हैं। विज्ञान के ऊपर हमारे यहाँ कोई बड़ा लेखन नहीं हुआ है उपन्यास के रूप में। जी जी। और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उन पे हम एक कुछ ही क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत चाहे उनके बारे में लिखो, चाहे उन पे प्रहार करो या कुछ करो, हमारे बड़े लिमिटेड हम लोगों ने क्षेत्र रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस स्तर के दुर्भाग्य से पाठकों की कमी है। तो डॉक्टर साहब, कमी पाठकों की है या लेखकों की है? देखिए बात ये कि लेखक बचपन से कोई अपना जीवन का ध्येय मानेगा तो उसको अपने जीवन यापन के लिए कमाई तो चाहिएगी। और यदि आप पेट की लड़ाई लड़ते रहोगे तो मैं नहीं सोचता कि आपका दिमाग उतना तेजी से दौड़ेगा। तो हम लेखकों को यदि खरीदेंगे नहीं उनकी पुस्तकों को तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि विश्व स्तर के लेखन को हम लोग पकड़ पाए। अच्छा दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब की इस बात को जरा बीच में काटता हुआ इनके बारे में एक जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि डॉक्टर साहब की हमेशा जिद ये रहती है कि कोई किताब पढ़नी है तो वो खुद खरीद कर पढ़नी है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने इन्हें सुझाव दिया है कि ये किताब आप पढ़िए और ये किताब मैं आपको उपलब्ध करवा दूं, लेकिन इनका ये आग्रह रहा है कि वो किताब मैं खरीद कर ही पढ़ूंगा। तो वो बात यहाँ भी आ रही है कि अगर हम लेखन को खरीद कर नहीं पढ़ेंगे तो लेखक कैसे समझेगा। डॉक्टर साहब, सॉरी इस इंटरप्शन के लिए। ये तो आपने बिल्कुल सही दखलंदाजी करी क्योंकि हमारे यहाँ हम हिंदी की बातें करते हैं साहब, हम खाली नारेबाजी करते हैं कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा कैसे होगी, उसको आपको पनपाना पड़ता है। तो न तो हम हमारी माँ को पनपा रहे हैं और न हम भाषा को पनपा रहे हैं। जी जी जी। ये बहुत तो पनपाना पड़ता है बिना साहित्य। हाँ जी, ये बड़ा बिना साहित्य के भाषा बोली में बदल जाती है। तो अब धीरे धीरे दुर्भाग्य से हिंदी है वो भाषा की बजाय बोली की तरफ बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर साहब इसका उल्टा भी होता है। मैं क्योंकि भाषा विज्ञान मैंने वर्षों पढ़ा और पढ़ाया है, तो असल में तो सारी चीजें बोलियां ही होती हैं और बहुत सारे कारण होते हैं कि उन बोलियों में से कोई एक बोली भाषा के रूप में विकसित हो जाती है। हमारी हिंदी का भी एक नाम मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं, खड़ी बोली था, और राजनीतिक कारणों से विशेष रूप से वो खड़ी बोली भाषा के रूप में विकसित हुई। और अब डॉक्टर साहब ये त्रासद बात बता रहे हैं कि अगर हम लोग इसकी इसी तरह उपेक्षा करते रहे तो ये भाषा से फिर कहीं बोली की तरफ न फिसल जाए। डॉक्टर साहब, आप कविताएं भी लिखते हैं, कविताएं क्यों लिखते हैं आप? कविताएं तो देखिए मेरा ये है कि मैं जैसे जो मैं साहित्य पढ़ता हूँ इन जनरल वो बड़ा गंभीर वाला होता है। हाँ। जैसे आप मेरे बहुत सारे ऑथर हैं, जैसे टॉय कॉबिन है आपका, जैसे उम्बर्टो एको है। इनको आप दिन में 2 या 3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। एक हंगरी के ऑथर है, उनकी मैं बुक पढ़ता हूँ कभी कभी बीच में, तो इमरे करके हैं, नोबेल पुरस्कार मिला है उनको।
आप उनके 3 या 4 पेज से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ सकते। फिर आपके अंदर भावनाएं उठती हैं, अंदर से उद्वेग सा होता है और आप तुरंत ही लिख देते हो। आप लिखे बिना रह नहीं सकते आप यदि उनको ध्यान से पढ़ते हो। तो वो मेरे जो फीलिंग आती है मैं उसी समय फौरन उसी टाइम टाइप करता हूँ, यूजुअली एडिट भी नहीं करता हूँ। जो उसमें दिमाग में उठता है वो तुरंत लिख देता हूँ। तो मेरा मानना ये है, जैसे एक ऑथर हैं केन फॉलेट जी, उन्होंने एक ही बात लिखी है बार बार। उनको किसी ने कहा कि साहब आप में नेचुरल टैलेंट थी लिखने की, तो उसने कहा कोई भी नेचुरल टैलेंट नहीं होती है लिखने में। लिखने का एक ही तरीका है, रीड 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 एंड देन राइट। वाह वाह। उसने कहा मैं बहुत पढ़ता हूँ इसलिए मैं लिख सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कविताएं आप लिखते हैं उनको कुछ संग्रह वगैरह प्रकाशित करवाने की योजना है आपकी या नहीं? कई बार सोचता तो हूँ लेकिन वो थोड़ी समय की कमी है तो मैं उनको कंपाइल नहीं करता हूँ। तो उसको प्रकाशित करवाइए आप, ये मेरा अनुरोध है। अच्छा, अभी आप जब इतने सारे विदेशी लेखकों का उल्लेख कर रहे थे तो मेरे मन में जिज्ञासा ये हो रही है कि क्या कोई भारतीय लेखक और विशेष रूप से हिंदी का लेखक भी आपको इनके समकक्ष लगता है? समकक्ष तो नहीं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है। जैसे मैंने करीब साल भर पहले राग दरबारी पढ़ा, तब लिखा गया, आज भी प्रासंगिक है। नासिरा शर्मा की आप कहानियां पढ़िए, आज भी प्रासंगिक हैं। मृदुला गर्ग को मैंने थोड़ा पढ़ा है, चित्त कोबरा वगैरह उनके उपन्यास हुए थे, तो वो आज भी मतलब रेलेवेंट है। तो हिंदी में प्रतिभा की कमी नहीं है सर, लेकिन हमने हिंदी के लेखकों का कि जो 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 आपके जो पाठक है ना, मैं उनकी कमी ज्यादा मानता हूँ। पाठक किताब खरीदते नहीं है और सिर्फ लाइब्रेरी के सारे हमारी किताब जो लेखक है ना वो जीवित हैं। क्योंकि आप बाहर देखिए कि एक उपन्यास की 15 लाख कॉपियां बिकती हैं, 20 लाख कॉपियां बिकती हैं। हमारे यहाँ 5000 बिक जाए तो बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ी बात है, वो तो बेस्ट सेलर हो जाता है हमारा, बहुत बड़ा हो जाता है। अब वहां 10-10, 20-20 लाख कॉपियां बिकती हैं। उनको जो चेक एडवांस में चेक मिलता है, अमिताभ घोष को 40-40 लाख का एडवांस में चेक मिलता है, तब वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं। ये नहीं कि पैसा उनके पास जाता है, लेकिन वो सारा दूर दूर तक जा सकते हैं, तो उनमें जो डेप्थ आती है वो ज्यादा आती है। हमारे उपन्यासों में वो गहराई आने में कैसे आएगी साहब, जब जो लेखक है वो दूर जा ही नहीं सकता अपने क्षेत्र से बाहर, तो बाहर के बारे में कैसे लिख सकता है? जी जी। अब डॉक्टर साहब मैं इस चर्चा को दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूं। मेरे सामने जो उलझन है वो ये कि समय तो है कम और आपसे पूछने को इतना सारा है, तो मैं केवल स्पर्श ही कर पा रहा हूं चीजों को। आप आर्थिक मामलों में बहुत गहरी रुचि रखते हैं और पिछले दिनों मुझ जैसे पाठक भी इस बात को पढ़कर बड़े आतंकित हुए थे कि हमारी जीडीपी की दर -23.9 तक पहुंच गई है। तो ये जो हमारा आर्थिक परिदृश्य है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे अंग्रेजी का एक वो है टर्म एडहॉक। भारत का दुर्भाग्य है कि सब काम यहाँ एडहॉक चलता है। हमारी कोई लंबी योजनाएं तो है नहीं, और जो भी योजनाएं हमारे यहाँ बनती हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक होता है। उनका जनता से या जन धन को कैसे उपयोग किया जाए उसके लिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए, और दूसरा क्या है कि हमारे जो नौकरशाही कह दो, चाहे आप आपकी राजनीतिक पार्टियां कहो, वो मतलब करीब करीब हमें धोखा देती हैं। वो उनमें स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। वो जो रियल स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उसको हमें बताते नहीं है जी। और मेरा ये मानना है कि कोई भी देश जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस देश के जो जनमानस है उसका मानसिक विकास हो नहीं सकता। क्योंकि आपका जो खाना पीना रहना और आपके जीवन के जीने की जो शैली है वो बिना एक जो ना एक आधार है धन उसका, तो उसके बिना वो काम चल नहीं सकता। इसलिए हम यदि अर्थव्यवस्था के बारे में अनभिज्ञ रहेंगे तो हम जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में भी अनभिज्ञ रहेंगे।
तो भारत का आर्थिक भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है? ये साहब वो जो पुरानी हमारे टाइम में एक बसें चला करती थी, जो थोड़ी दूर चल जाती थी फिर और मिट्टी के उसमें फंस जाती थी और फिर उसके नीचे वो लोहे की पटरियां लगा के चल के फिर वो स्पीड पकड़ती थी, ऐसे चलेगी। मेरे को बहुत अच्छा भविष्य तो मतलब निकट भविष्य में तो कुछ बहुत चमत्कार नजर नहीं आता, और निकट भविष्य का मतलब करीब अगले 20 साल तक है। जी जी। लोग अति धनी हो जाएंगे, अति धनी, विश्व में उनकी गिनती होगी। लेकिन आम भारतीय नागरिक की आर्थिक स्थिति मुझे तो अगले 10-15 साल तक बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा तो बड़े चिंताजनक मिट्टी में धंस गई है। अब जब धंसी गई है तो मैं कोरोना के संकट की भी चर्चा आपसे कर लूं। ये जो रोज अखबारों में कीर्तिमान स्थापित होने के समाचार आते हैं कि आज सर्वाधिक केसेस आए, ये इस परिदृश्य को आप किस तरह देखते हैं? देखिए अग्रवाल साहब, मैं तो मेरे बचपन से लेके आज तक यदि हम पीछे की जिंदगी को देखें तो कोरोना से कहीं भयानक बीमारियां हमने देखी हैं। बचपन में हमने चेचक देखी, जी। कोरोना उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम्म। पोलियो का जबरदस्त प्रभाव देखा। जब मैंने अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की तो हैजे को इतने भयानक रूप में देखा कि लोग मतलब उसका तो कोरोना उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो कोरोना का मैं इतना ही कह सकता हूँ कि घर में एक खरगोश घुस गया। अच्छा। अब खरगोश घुसेगा तो सब्जियां खा जाएगा, कोई आपके शीशे के कोई बर्तन तोड़ देगा, इधर उधर पानी भी फेर देगा, इससे ज्यादा खरगोश कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। हमने उस खरगोश को हाथी बना दिया। कोरोना एक वायरस है, हल्का सा नॉर्मल जो कोविड को कहूंगा रेदर में, कोरोना तो बहुत पुराना वायरस है। ये जो कोविड-19 है थोड़ा सा फेफड़े में यदि इसका असर आ जाता है अच्छा। तो ये नुकसान कंपैरेटिवली ज्यादा पहुंचाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि साहब ये अजेय है और या कि इससे बहुत बड़ी कोई जान की हानि होने वाली है। इससे तो कहीं ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ कि लोग जैसे घर में बंद पड़े हैं, घूमना फिरना बंद कर दिया है, तो उससे आने वाले टाइम में 5 या 6 साल बाद में हार्ट अटैक्स देखो आप, मोटापा, डायबिटीज, एक तो ये बहुत फैलेंगी। घर में लोग एक जगह रह रहे हैं तो आपस में एक दूसरे की जो 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 मान सम्मान है वो कम होगा, मानसिक तनाव बहुत बढ़ेंगे, डिप्रेशन बढ़ेंगी, आर्थिक विषमता और आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आत्महत्याओं का दौर या घर में जो कहते हैं हम जो घरेलू हिंसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो दूसरे जो इफेक्ट हैं, कोलेटरल इफेक्ट, इसके वो इतने ज्यादा होने वाले हैं कि आप कोरोना को तो भूल जाओगे, आने वाले टाइम में वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। तो डॉक्टर साहब, एक नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग इस प्रकोप से कम प्रभावित हों? मेरी समझ में तो हमें हमारा जीवन सामान्य चलाना चाहिए। बाहर जाएं तो अपने मास्क वगैरह यूज करें, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें 3-4 गज की, बिना बात की भीड़ में नहीं जाएं और बाकी जीवन को सामान्य रखें। हमें हमारा जो सामान्य जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको विकसित करें। उसके लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा खाना, यदि वो हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना से कोई बहुत बड़ा, जितना ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है उतना कुछ नुकसान होने वाला है। कम से कम जान की हानि तो इतनी बड़ी नहीं होगी जी बीमारी से। अब आपकी इस बात से बड़ा बल मिल रहा है और लग रहा है कि हम लोग जितने आतंकित हैं, आपने बिल्कुल सही उपमा दी है कि हमको लग रहा है घर में हाथी घुस आया है, जबकि वो तो छोटी मोटी उछल कूद मचाने वाला खरगोश ही है। आपने ये जो आश्वस्ति दी है ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अग्रवाल साहब, मेरा व्यक्तिगत अनुभव में शेयर करना चाहूंगा यहाँ। जैसे मेरी क्लिनिक पे मैं हर साल इन दिनों में, क्योंकि ये पीक सीजन होता है वायरल का, जी जी जी, मौसम, सप्ताह में एक बार एक केस को तो गंभीर होने की स्थिति में अस्पताल भेजता था। अच्छा, कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे बस का नहीं है, इसके कॉम्प्लिकेशन। अभी मैंने पूरे लॉकडाउन में मेरी क्लिनिक खुली रही है, अभी भी नॉर्मल तरीके से चलती है, कोई बहुत ज्यादा मैंने वो नहीं लगाया जैसे रोकथाम लोगों ने लगा रखी है। और अभी तक मैंने एक भी केस इस साल रेफर नहीं किया है हॉस्पिटल को। कोई भी गंभीर या अति गंभीर केस मेरे पास तो नहीं आया। अच्छा।
तो डॉक्टर साहब इसी सकारात्मक बिंदु पर अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही अवसर आ गया है जब हम आपसे आपकी कुछ कविताएं सुने। कविता भी फिर मैं थोड़ी ऐसी है मेरे, एक दिन मैं अपनी छत पे बैठा था और कुछ पढ़ रहा था, तो मेरे मकान के सामने एक महिला, दोपहर का सा समय था वो, तो कपड़े सुखा रही थी तार पे। जी। तो उसी समय मेरे मन में एक भाव उठा और मैंने उसको एक कविता का रूप दिया है। स्वागत। छत पर बंधते तार, तार पर कपड़े लटके चार। वाह। छत पर बंधते तार, तार पर कपड़े लटके चार। ये बात जरा सी लगती है पर गहरी मेरे यार। वाह। कपड़ों की सिलवट में सपने, हम्म। कपड़ों की सिलवट में सपने, और जाने कितनी हार। जीवन की कितनी शक्कर है, ना जाने कितनी खार। क्या बात है। वाह। उड़ती रंगत घिसते धागे, उड़ती रंगत घिसते धागे। हाँ, उड़ती रंगत खिंचते धागे, तुम देखो वक्त की मार। संघर्ष तोड़ता घुटनों को, बोझिल कंधे लाचार। क्या वो बात। ओल्ड लेडी थी। हम्म। हर हवा के हल्के झोंके पर, हर हवा के हल्के झोंके पर लहराते बारंबार। उम्मीद की गठरी में बाकी सपने अब भी दो चार। आहा। ये वस्त्र नहीं उम्मीदें हैं, हम्म। ये वस्त्र नहीं उम्मीदें हैं, जो खोले नित नव द्वार। तुम विजय पताका ले आओ, मैं करूंगा वज्र प्रहार। छत पर बनते तार, तार पर कपड़े लटके चार। ये बात जरा सी लगती है पर गहरी मेरे यार। क्या बात है। वाह। एक और सुनाएं आप। वो सब, एक दिन मैं सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकला तो एक गिलहरी घूम रही थी, और मेरे यहाँ एक अमरूद का एक छोटा सा पेड़ है, तो उस पे अमरूद खा रही थी वो। तो उस समय उसकी हरकत मेरे ऐसे नोटिस में आई, तो वो उसी समय मैंने उस पे लिखा। आज सुबह बरसों बाद मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा, और दीवार पर पाया घूमती हुई एक गिलहरी को, आंखें मटकाती, पूंछ हिलाती, एकदम चौकन्नी। सरपट दौड़, फिर आराम के कुछ पल, पेड़ के फल चबाती, उछलती, शर्माती, दूर भाग जाती, और फिर कैटवॉक करती वापस आती। वाह। गीत गाती, नाचती, इतराती, नखरे दिखाती। एक गिलहरी या फिर जिंदगी। अरे वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। एक कविता और, मन नहीं भर रहा है। हैं? मन नहीं भर रहा है, एक कविता और सुना। एक और चाहिए? जी बिल्कुल। ये मेरे बचपन की याद है, सब ये कविता नहीं है। पिछले दिनों टिड्डी आई थी हमारे यहाँ, राजस्थान में टिड्डियां आई थी, आपने देखा होगा। हम्म। बचपन में मैंने भी टिड्डी खेत में था उस समय, तो उसकी याद करके मैंने ये एक लिखी है। स्वागत। और ये मैंने टिड्डी आने से पहले लिखी थी। ज्यादातर लोग टिड्डी को भूल गए थे, तो उनको याद दिलाने के लिखी थी। दुर्भाग्य से 6 महीने बाद में टिड्डी आ गई। तुम जानते हो टिड्डी क्या है? लोकस्ट का नाम सुना हो शायद। वो भूखे कमजोर लोग थे, वो भूखे कमजोर लोग थे, तब किसी के तोंद नहीं होती थी, और न भारी भरकम कुल्ले। तब किसी के तोंद नहीं होती थी, और न भारी भरकम कुल्ले। सीधे सपाट लोग होते थे, आदमी या औरत। एक एक गज जमीन तैयार करते थे, एक एक बीज हाथ से डालते थे,
मेहनत रंग लाती थी, फसल लहलहाती थी, पर एक दिन एक काला बादल उभरता था। पर एक दिन एक काला बादल उभरता था, यकायक एक आवाज भन्नाती थी, पूरा आसमान काला और दानवीय है। बेतहाशा भागते लोग, लाठी पत्थर ढो, आग सुलगाते, झोंपड़े जलाते लोग, पर कुछ ही घंटों का खेल और हारते लोग, पर कुछ ही घंटों का खेल हारते लोग। एक दाना तक नहीं छोड़ती थी टिड्डियां, हाथ मलते बस लोग। आंखें तो नम होती थी पर रोते नहीं थे लोग, आंखें तो नम होती थी पर रोते नहीं थे लोग। वे मुर्दा टिड्डियां जलाते थे, वे मुर्दा टिड्डियां जलाते थे, फिर हल चलाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। टिड्डी फिर आएगी जानते थे, एक एक बीज हाथ से फिर भी डालते थे। जिस झोंपड़ी में रहते थे चिंगारी रखते थे, आदमी की जिजी विषा के प्रहरी थे। टिड्डी दल अब भी आएंगे, पर क्या तुम्हारे पास चिंगारी है? अरे वाह डॉक्टर साहब वाह। और मैं सोचता हूँ हमारे दर्शक इस बात से सहमत होंगे, दर्शक और श्रोता, कि डॉक्टर साहब ऐसी कविताएं लिख रहे हैं और इनको प्रकाशित न करके हम लोगों पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच कुछ व्यस्तताओं को स्थगित रख इन कविताओं का संकलन तैयार करें और ये वादा करें कि इस वर्ष के अंत तक आपकी कविताओं का एक संकलन हम लोगों के हाथ में हो। आपने अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं क्रेडेंट टीवी की ओर से और व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।